हिंदी साहित्य में विवादों की सूची में आदिकाल का नामकरण प्रथम स्थान पर है। इस पर बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं और सबसे महत्वपूर्ण मत आता है शुक्ल जी का। शुक्ल जी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के एक तरह से माई बाप समझे जाते हैं और इन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो जाती है। लेकिन उनके तर्कों का खंडन करने के लिए हमेशा आपको उनके साथ खड़े मिलेंगे द्विवेदी जी, अर्थात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो समझेंगे क्या है ये डिबेट और ये डिबेट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की क्लास में। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, इस विषय से संबंधित यूपीएससी ने सन 2018 में यह प्रश्न भी पूछा था कि शुक्ल जी द्वारा किया गया काल विभाजन कितना प्रासंगिक है। सप्रमाण उत्तर दीजिए। प्रासंगिक का मतलब यह होता है कि क्या वो वर्तमान में भी स्वीकार्य है, क्या वो वर्तमान में भी महत्वपूर्ण है, क्या वो वर्तमान में भी अपना महत्व रखता है अथवा नहीं। तो देखिए, मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, उसके बाद क्लास शुरू करता हूं। शुक्ल जी ने 4 काल खंडों में हिंदी साहित्य को बांटा है। ठीक है, उन्होंने सबसे पहला कहा वीर गाथा काल, उसके बाद भक्ति काल, उसके बाद रीति काल, उसके बाद आधुनिक काल। तो जो भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल जो शुक्ल जी ने जैसा बांट दिया है वैसा स्वीकार किया गया हिंदी साहित्य में। लेकिन जब बात आती है उन्होंने वीर गाथा काल कहा आदिकाल को, तब वहां विवाद खड़ा होता है। उसी विवाद को समझने के लिए आज हम सब यहां एकत्रित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक अच्छा नामकरण क्या होता है, एक अच्छे नामकरण के विभिन्न गुण क्या हैं उसको समझ लेते हैं। अच्छा नामकरण वो होता है जिससे केंद्रीय प्रवृत्ति पता लगे। ठीक है, जिससे केंद्रीय प्रवृत्ति पता लगे, अर्थात उस काल विशेष में कौन सी प्रवृत्ति विशेष तौर पर चल रही थी, कौन सी विशेषता विशेष तौर पर प्रदर्शित हो रही थी, वो हमें ज्ञात हो सके। अब जैसे भक्ति काल है, यह नामकरण भक्ति काल है। ठीक है, इस नाम से हमें यह स्पष्ट होता है कि भक्ति काल में भक्ति से संबंधित रचनाएं रची जा रही थीं, भक्ति से संबंधित रचनाएं लिखी जा रही थीं। पहली बात हो गई। दूसरा, अगर यह ना हो तो जिससे विभेदक प्रवृत्ति पता लगे, जिससे विभेदक प्रवृत्ति पता लगे। विभेदक प्रवृत्ति का मतलब यह होता है कि वो प्रवृत्ति, वो विशेषता सिर्फ उसी काल विशेष में उठी हो और उसी काल विशेष में समाप्त हो गई हो। जैसे रीति काल। अब जो रीति है, रीति से संबंधित रचनाएं सिर्फ रीति काल में रची गई। ना रीति काल से पहले आपको रीति संबंधित रचनाएं देखने को मिलती हैं, ना रीति काल के बाद आपको रीति संबंधित रचनाएं देखने को मिलती हैं। तो विभेदक प्रवृत्ति पता लगे तो इस अकॉर्डिंग भी हम अपना नाम रख सकते हैं। संक्षिप्त हो, ये तो आप जानते ही हैं, संक्षिप्त मतलब छोटा हो, ये भी ना हो कि 10 लाइन का एक नाम हो। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। चौथी बात कि उसमें अव्याप्ति दोष या अतिव्याप्ति दोष ना हो। अब अव्याप्ति दोष का क्या मतलब होता है या अतिव्याप्ति दोष का क्या मतलब होता है। देखिए, अव्याप्ति दोष का मतलब यह होता है कि भैया देखो, नाम ऐसा रखो जिससे उस काल विशेष की समस्त विशेषताएं पता लग सकें। ठीक है, मतलब कुछ भी छूटे ना, पहली बात। अब अगर आपसे कुछ छूट जाता है, अगर आपसे कुछ छूट जाता है तो वो हो जाएगा अव्याप्ति दोष। ठीक है, अगर आपसे कुछ छूट जाता है तो वो हो जाएगा अव्याप्ति दोष। लेकिन अतिव्याप्ति दोष का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने नामकरण करते समय उस काल विशेष की विशेषताओं को गिनाया ही, लेकिन कहीं आप बियॉन्ड जाकर किसी और काल विशेष की विशेषताओं को तो सम्मिलित नहीं कर ले रहे अपने नाम में, तो यह हो जाएगा अतिव्याप्ति दोष। मतलब आपने उस सीमा का उल्लंघन कर दिया, तो यह हो जाएगा अतिव्याप्ति दोष। तो उम्मीद है आप अव्याप्ति दोष और अतिव्याप्ति दोष को समझ गए होंगे। तो यह हमारा बेसिक था कि नामकरण कैसे रखा जाता है। अब देखिए, नामकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है, एक सविशेष नामकरण, एक निर्विशेष नामकरण। ठीक है, सविशेष नामकरण का मतलब स्पष्ट है कि उससे विशेषता पता लगे। जैसे भक्ति काल, यह सविशेष नामकरण है। ठीक है, उससे पता लगता है कि हां, इस काल विशेष की विशेषता यह थी कि भक्ति से संबंधित रचनाएं रची जा रही थी, तो भक्ति काल एक सविशेष नामकरण है। ठीक है, लेकिन निर्विशेष नामकरण का मतलब यह होता है कि उस नाम से उसकी विशेषता कोई पता नहीं लगती है। ठीक है, एक रैंडम तरीके का नाम होता है वो, जैसे आदिकाल। अब आदिकाल से आपको क्या इस काल विशेष की साहित्यिक प्रवृत्तियां पता लग रही हैं, इस काल विशेष की साहित्यिक विशेषताएं पता लग रही हैं? नहीं पता लग रही हैं। लेकिन भक्ति काल से आपको यह अंदाजा हो रहा है कि हां, इस साहित्यिक काल में भक्ति से संबंधित रचनाएं रची गई हैं। तो यह हो गया सविशेष नामकरण और निर्विशेष नामकरण। शुक्ल जी ने इन दोनों नामकरण का सहारा नहीं लिया है, लेकिन अब आज के दौर में खासतौर से द्विवेदी जी ने इन दोनों नामकरण का सहारा लिया है। जैसे शुक्ल जी ने सविशेष नामकरण रखा है, जैसे वीर गाथा काल पहला हो गया। ठीक है, उसके बाद भक्ति काल हो गया, उसके बाद रीति काल हो गया, उसके बाद आधुनिक काल हो गया। आधुनिक काल एक तरीके से रैंडमनेस है। ठीक है, उस समय शुक्ल जी उतना एक्टिव भी नहीं थे, पहली बात। लेकिन द्विवेदी जी ने क्या किया कि वीर गाथा काल नहीं रखा है, उसको आदिकाल रखा है। अभी वो पूरी डिबेट क्या है उसको समझते हैं। देखिए, आदिकाल का सटीक अभिधान, अभिधान का मतलब होता है नाम। ठीक है, एक परिवारवाची है नाम का, अभिधान, अभिधान का मतलब होता है नाम। और शुक्ल जी ने इसके पीछे क्या तर्क दिए हैं
वो सब पे विस्तृत बात करते हैं। देखिए, शुक्ल जी की इतिहास पद्धति विधेयवादी है। पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, इनको पिछले और साल 5-6 हजार साल क्या हुआ उससे मतलब नहीं है। उस पॉइंट ऑफ टाइम में, उस टाइम स्पैन में, मतलब एट द टाइम क्या हो रहा है, कौन सी परिस्थितियां हैं जिस कारण ऐसी प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं साहित्य में, शुक्ल जी सिर्फ उसकी बात करते हैं। शुक्ल जी सिर्फ उसको ध्यान में रखते हैं कि एट द पॉइंट उस समय कौन सी विशेषता देखने को सबसे ज्यादा मिल रही है। ठीक है, शुक्ल जी इसको ध्यान रखते हैं। और शुक्ल जी ने स्पष्ट कहा है कि जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के आधार पर किया गया है। देखिए ना, बात स्पष्ट हो रही है कि जिस काल विशेष में विशेष ढंग की रचनाएं प्रचुरता में दिखाई पड़े, मतलब अधिकता में दिखाई पड़े, वह एक अलग काल मान लिया गया है। जैसे भक्ति काल में, तो भक्ति काल में ऐसा नहीं कि सिर्फ भक्ति से संबंधित रचनाएं रची गई, नहीं, उसमें श्रृंगारिक वाली रचनाएं रची गई होंगी। और भक्ति काल की जो भक्ति वाली धारा है वो रीति काल की शुरुआत में भी दिखाई पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ समाप्त हो गया हो, ऐसा नहीं है, लेकिन जो प्रबल है, जो प्रचुरता में है, उसको उसका नामकरण दे दिया गया है। ठीक है, खैर इस नामकरण की सीमा यह होती है कि जो प्रचुरता में है उसको तो उसका नाम और क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन जो प्रचुरता में नहीं है, जो प्रचुरता में नहीं है उसको उतना क्रेडिट नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसलिए भक्ति काल में भक्त कवियों को तो बहुत ज्यादा क्रेडिट मिला है, लेकिन हो सकता है कि उस काल विशेष में भक्त कवियों के अलावे कोई और कवि थे जितना उनको क्रेडिट नहीं मिल पाया। यह इसकी एक बहुत बड़ी सीमा होती है सविशेष नामकरण की, स्पष्ट है। उसके बाद शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विक्रम संवत के आधार पर बांटा है। इसको बहुत गौर रखिएगा, विक्रम संवत के आधार पर बांटा है। विक्रम संवत हमारा जो सन है उससे कम से कम 58 वर्ष आगे होता है, 57 या 58 वर्ष आगे होता है। ठीक है, अब देखिए किस तरह से नामकरण कर रहे हैं और काल विभाजन कर रहे हैं। वीर गाथा काल जो चल रहा है 1050 संवत से 1375। ठीक है, तो इसको आप इसमें लगभग 58 लेस कर लीजिए, तो मोटा मोटा 1000 मान के चलिए आप। ठीक है, उसके बाद भक्ति काल 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से अद्यतन। आधुनिक काल 1900 से अद्यतन, ये शुक्ल जी ने एक तरीके से माना है। अब 1900 में अगर आप 58 माइनस कर देंगे तो लगभग 1842 की बात हो रही है। और आप जानते हैं भारतेंदु युग से ही आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है और भारतेंदु जी इसी समय के आसपास पैदा हो रहे हैं। स्पष्ट हुआ बात। तो शुक्ल जी ने जो नामकरण कर दिया, जो काल विभाजन कर दिया, वो आज हिंदी साहित्य में पूर्णतः स्वीकृत है। बट डिबेट आती है वीरगाथा काल को लेकर। ठीक है, वीरगाथा काल को लेकर अब वो डिबेट क्या है वो समझ लेते हैं। तो आदिकाल का सटीक नामकरण क्या होना चाहिए, आदिकाल या वीरगाथा काल? देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, शुक्ल जी ने भी इस काल को आदिकाल कहा है। शुक्ल जी ने भी इस काल को आदिकाल कहा है। देखिए उनका कथन देखिए, इस कारण हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल कहना उचित है। अब शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल किस बेस पे कहा है वो समझते हैं, ताकि आपको शुक्ल जी की दृष्टि पता लग सके। ठीक है, एक बात मैं और बताता हूं आपको। देखिए शुक्ल जी जिस समय में ये सारा अध्ययन कर रहे थे, ये सारा रिसर्च कर रहे थे, उतने रिसर्च पेपर ना उपलब्ध थे और ना इतनी जानकारियां उपलब्ध थी। आज के समय में इतनी जानकारियां उपलब्ध हो गई हैं, लेकिन शुक्ल जी के समय में इतनी जानकारियां उपलब्ध नहीं थी। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीरगाथा काल कहा, जबकि द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा। उन्होंने आदिकाल क्यों कहा? द्विवेदी जी ने कहा कि भैया देखो, इससे पूर्वज जैसी भावनाएं समझ में आती हैं, पूर्वज जैसी भावनाएं फील होती हैं। बस फालतू के तर्क हैं, लेकिन माना जाता है, आज इसको स्वीकार किया गया है इस तर्क को। ठीक है, नहीं तो उससे पहले प्रारंभिक काल कहा गया, आरंभिक काल कहा गया, बीजोपन काल कहा गया। ठीक है, वो भी तो एक तरीके से वही बातें हैं, लेकिन माना क्या गया? द्विवेदी जी का तर्क आदिकाल। भाई इतना स्टेटस उनका हाई था इसलिए मानना ही पड़ा। ठीक है, अब देखिए डिबेट क्या आती है। आदिकाल का ये जो टाइम स्पैन है, मूलतः मैं आपको लेता हूं 7वीं सदी से 13वीं सदी तक, 7वीं सदी से 13वीं सदी तक। ठीक है, इस दौरान क्या हो रहा है ना, इसमें सिद्ध साहित्य आ रहा है, इसमें नाथ साहित्य आ रहा है, इसमें रासो काव्य आ रहा है, मतलब तरह तरह की रचनाएं आ रही हैं, तरह तरह की, इतनी ज्यादा विशेषताएं लिए हुए हैं कि किसी एक विशेषता के आधार पर नामकरण किया ही नहीं जा सकता है। और शुक्ल जी आदि हैं सविशेष नामकरण के। ठीक है, शुक्ल जी आदि हैं सविशेष नामकरण के, तो उन्हें कोई ऐसी विशेषता ढूंढनी थी, ऐसी केंद्रीय प्रवृत्ति ढूंढनी थी जिससे हम पकड़कर उसका नाम रख सकें। अब देखिए उन्होंने कैसे पकड़ा, पहले ये देखिए। उन्होंने सिद्धनाथ साहित्य जो 7वीं 8वीं सदी में चल रहा है उसको साहित्य माना ही नहीं, उसको साहित्य नहीं माना। उसको कह दिया कि भैया ये धार्मिक प्रचार मात्र है, अर्थात जो सिद्ध पंथ है, नाथ पंथ है, ये कविता के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उसमें अश्लीलता ज्यादा है। ठीक है, सिद्ध लोगों की एक खास बात होती है, ये पंचमकार वाली साधना करते हैं जिसमें वासना से परिपूर्ण साधना होती है। ठीक है, तो शुक्ल जी इसको साहित्य मानते ही नहीं है। द्विवेदी जी साहित्य मानते हैं लेकिन हिंदी भाषा का साहित्य नहीं मानते हैं। बात पर गौर करिएगा, शुक्ल जी साहित्य नहीं मानते हैं। साहित्य क्या होता है? जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, शुक्ल जी का कथन है। साहित्य क्या होता है? जो सबको साथ लेकर चलता है। साहित्य में इंक्लूसिवनेस होती है। ठीक है, सभी को साथ लेकर चलता है, जो समाज के लिए
काम करता है साहित्य। अब इनका जो सिद्ध और नाथ साहित्य है ये समाज पर उतना काम नहीं करता, इसलिए शुक्ल जी ने कहा कि भैया देखो ये साहित्य नहीं है। लेकिन द्विवेदी जी कहते हैं अगर इनको तुम धार्मिक भावनाओं के नाम पर हटाओगे, साहित्य कहने से खारिज करोगे, तो पूरे भक्ति काल को साहित्य कहने से खारिज करना पड़ेगा। अब द्विवेदी जी का तर्क बहुत स्थूल है, बहुत ही सतही तर्क है कि भक्ति काल अपने आप में इतना शानदार और समाज के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहा है, उसमें कबीर दास जी जैसे समाज सुधारक पैदा हो रहे हैं, ठीक है, समाज को सुधार रहे हैं, और द्विवेदी जी कह रहे हैं कि भक्ति काल को ही साहित्य की कोटि से बाहर करना चाहिए। गलत बात है, लेकिन वो तर्क चल रहे थे उस समय, ये डिबेट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो शुक्ल जी ने कहा कि देखो सिद्धनाथ साहित्य को साहित्य नहीं मानेंगे। द्विवेदी जी ने कहा नहीं, हम साहित्य मानेंगे लेकिन हिंदी भाषा का साहित्य नहीं मानेंगे, बल्कि प्राकृत और अपभ्रंश भाषा का साहित्य मान लेंगे। तो द्विवेदी जी ने साहित्य माना है। अब देखिए क्या होता है ना, शुक्ल जी ने साहित्य नहीं माना है, ठीक है, शुक्ल जी ने साहित्य नहीं माना है, द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा का साहित्य नहीं माना है। तो जब हम हिंदी भाषा का साहित्य मानना शुरू करेंगे तो जहां तक सिद्धनाथ साहित्य होगा उसको हटा देंगे, उसको खारिज कर देंगे। तो शुक्ल जी और द्विवेदी जी ने भी मोटा मोटा हिंदी साहित्य का काल विभाजन का प्रथम काल का विभाजन 1000 से किया है, 1000 से किया है। अब द्विवेदी जी ईस्वी लेकर चलते हैं और शुक्ल जी विक्रम संवत लेकर चलते हैं, तो आप 1000 के आसपास से मानना शुरू करिए, 1000 ईस्वी के आसपास से, ठीक है, ये बात हो गई। तो शुक्ल जी ने कहा भैया हटाओ इसको, किनारे करो सिद्धनाथ साहित्य को, ये साहित्य में नहीं आएगा। द्विवेदी जी ने कहा ये हिंदी भाषा का साहित्य है इसलिए इसको हटाओ, ये हिंदी भाषा के साहित्य में नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं आप। उसके बाद शुक्ल जी कहते हैं कि देखो भैया 1000 से 1150 तक कोई ऐसी विशेष विशेषता नहीं देखने को मिलती है, कोई ऐसी विशेष प्रवृत्ति नहीं देखने को मिलती है जिससे हम कह दें कि हाँ इसका नामकरण ये होना चाहिए। देखिए पहला पॉइंट उन्होंने कहा सिद्धनाथ साहित्य को गायब करो, हटाओ, ठीक है, बुलेटिन करो, उसको किनारे करो। उसके बाद 1000 से और 1150 तक अर्थात 150 वर्षों तक कोई विशेष प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती है, तो इसको भी किनारे करो। उसके बाद शुक्ल जी कहते हैं देखो भैया होता है इस्लाम का आक्रमण, ठीक है, उसके बाद इस्लाम का आक्रमण होना शुरू होता है और भारत में जो चारण कवि थे, जो राजाश्रय कवि थे, जो राजाओं पर आश्रित थे, जो राजाओं की तारीफ किया करते थे, उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ा करते थे, उन्होंने अपने राजाओं की प्रशंसा करने हेतु और सेना में जोश भरने हेतु वीर रस से संबंधित रचनाएं करना शुरू किया और एक तरीके से वीर रस से संबंधित रचनाओं की झड़ी लग गई, ठीक है। तो शुक्ल जी को अब लगा कि हां अब मुझे मिली है केंद्रीय विशेषता, अब मुझे मिली है मुख्य प्रवृत्ति, और इस आधार पर उन्होंने कह दिया कि भैया देखो इस कालखंड में लगभग 12 रचनाएं रची गई, उस 12 में से 10 रचनाएं वीर रस पर आधारित थीं, इसलिए मैं हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल कहूंगा। स्पष्ट हुआ। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं हिंदी साहित्य के आदिकाल को, इस पे बहुत ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूं, क्योंकि शुक्ल जी अगर वीर गाथा काल ना कहते तो आदिकाल ही कहते, तब भी उन्हीं का मत मान्य होता, ठीक है। इसलिए शुक्ल जी ने कहा कि मैं हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल कहना उचित समझता हूं। अब शुक्ल जी ने जिन पुस्तकों को बेस बनाया ये कहने के लिए, वो पुस्तकें बाद में अप्रामाणिक सिद्ध हो गई। देखिए शुक्ल जी बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल आदमी थे, अगर उनको यह पता होता कि जिन पुस्तकों के बेस पर मैं हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल कह रहा हूं ये जब पुस्तकें ही अप्रामाणिक हैं तो मेरा दिया हुआ नाम कहां से प्रमाणिक रह जाएगा, वो भी अप्रामाणिक सिद्ध हो जाएगा। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि अच्छा नामकरण वो होता है जिसमें ना अव्याप्ति दोष हो ना अतिव्याप्ति दोष हो। शुक्ल जी ने इतने लंबे टाइम स्पैन में, देखिए 1000 से मान लीजिए 1300 तक, 1375 तक, लगभग 350 मान लीजिए आप, या 400 मान लीजिए, 400 वर्षों के टाइम स्पैन को सिर्फ प्रवृत्ति देखी कितने सालों की, 50 सालों की या 100 सालों की, मतलब पूरा कवर नहीं कर पा रहे हैं, 400 साल की विशेषता नहीं कवर कर पा रहे हैं, कुछ ही वर्षों की विशेषता कवर कर पा रहे हैं। इसलिए उनके इस नामकरण में अव्याप्ति दोष भी शामिल हो जाता है, अव्याप्ति दोष भी शामिल हो जाता है, जिस कारण उनका ये वीर गाथा काल नाम आज प्रासंगिक नहीं है और द्विवेदी जी द्वारा दिया हुआ नाम आदिकाल प्रासंगिक है। और इस आधार पर आप इसका उत्तर लिखेंगे। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ये डिबेट स्पष्ट हो गई होगी और आपने शुक्ल जी के तर्क और द्विवेदी जी के तर्कों को समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।